जय हिंद मेरे डीएलएड के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम लोग सोल्यूशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा जो 2025 प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है ना, 24 के जितने क्वेश्चन है, सभी जो है लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आज देखते हैं हम लोग जो है कौन सा सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं ना। आज हम लोग जो है 2024, देखिए बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 है ना, 2/4/2024 के जो है आज हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और इस सॉल्यूशन में देखने वाले हैं एक एक करके कि हिंदी के बाद आपका क्या होगा, मैथ के बाद जो आपका साइंस होगा, है ना। और साइंस के लिए हम जो है विकास कुमार आप लोगों के बीच जो है साइंस का जो है क्वेश्चन लेकर के आए हुए। ठीक है, तो 51 नंबर से लेकर के आज का जो क्वेश्चन है आपका, वो 51 नंबर से जो है आपका 70 नंबर तक होगा। ठीक है, तो चलिए आज लुत्फ उठाते हैं साइंस का और साइंस में देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं लोग आगे का सफर, है ना। देखिए इस सफर में पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 51 नंबर। 51 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब होता है जो अनाज है ना, अनाज जो होते हैं खाने वाले उसको कहते हैं खाद्यान्न। ठीक है, तो खाद्यान्न जैसे गेहूं है ना, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होती है, ये आपको पूछा गया है। तो आप सभी को पता है, आप लोग जैसे कि पढ़े लिखे इंसान है, पढ़ लिख रहे हैं, तो आपको डीएलएड की तैयारी करने वाले को सब ये पता होना चाहिए, है ना, कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार में सब क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खाते हैं इसको, है ना, सब लोग जो है नियमित इसको यूज करते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि गेहूं में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, चावल में भी मिलता है, मक्का में भी मिलता है, बाजरा और ज्वार में भी हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब देखिए प्रोटीन किस में मिलता है, तो प्रोटीन जो है बहुत सारी चीजों में मिलता है। जैसे हम लोग जो है मांस मछली जो खाते हैं उसमें भी प्रोटीन मिलता है ना। उसके बाद आपका दूध में मिलता है, दूध में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है सोयाबीन में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है ना, सोयाबीन में। और क्या मिलता है? दाल में मिलता है दोस्तों, दाल में भी मिलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों में जो है प्रोटीन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, वसा की बात किया जाए, वसा की, तो वसा किसमें मिलता है? घी में, है ना, घी में मिलता है और तेल में ज्यादा मिलता है ना, घी और तेल में ये मिलता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। विटामिन और खनिज, विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं उसको रिपेयर करने का काम करते हैं ना विटामिन। जैसे विटामिन के की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग विटामिन लेते हैं ना। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत तरह का कमी को पूरा करने का काम करता है। ठीक है, बहुत तरह का कमी को पूरा करने का काम करता है ताकि किसी भी प्रकार के डिफिशियंसी से बचा जा सके। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका जो होगा, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 52 नंबर में कि नीचे दिया हुआ समीकरण, कौन सा समीकरण दिया हुआ है उसके बारे में बोला गया है ना। समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, उस अभिक्रिया के बारे में पूछा गया कि कौन सी ये अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया के बारे में आपने पता होगा कि बहुत सारी अभिक्रिया होती है ना, बहुत सारी अभिक्रिया होती है। एक होता है संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुटना, क्या होना? जुटना। ठीक है, जुटना। जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब जुटते हैं तो क्या होता है, ये H2O हो जाता है, यानी ये क्या हो गया? संयोजन का उदाहरण हो गया, ये आपका संयोजन का उदाहरण हो गया, है ना। वियोजन, वियोजन का अगर उदाहरण देखा जाए तो CO2 है ना, CO2 है, ये अगर टूट के बनेगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा, ये आपका क्या हो गया? वियोजन हो गया। ये आपका क्या हो गया? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूट के अलग होना, ठीक है, बिखर जाना, है ना। ये क्या हो गया? ये संयोजन का हो गया, ये वियोजन का हो गया। उसके बाद एक आपका दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, है ना। द्वि डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, द्विविस्थापन का मतलब हो गया कि दो है अपना अपना रिप्लेस होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लेड है, क्या है? Pb, और यहाँ पर देखिए है ना NO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 2Ki यानी 2 पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए Pb के साथ क्या आ गया? आयोडाइड आ गया, यानी रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ? यानी Pb यहाँ पे और यहाँ पे I अलग अलग था, अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या हो गया? एक साथ आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रेट, तो दोनों क्या हो गया? दोनों यहाँ पे मिल गया। यानी दोनों के कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों जो है रिप्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है? ये वाला वहां चला जा रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, यानी दोनों रिप्लेस कर रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? अगर एक होता तो सिर्फ और सिर्फ विस्थापन होता है, लेकिन दोनों का दोनों यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। और अपनी जगह को जब चेंज कर रहा है तो क्या होगा? द्विविस्थापन। इसका जो है सही उत्तर आपका सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आप क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डबल
डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहता कब, जब सिंगल इधर से उधर जाता है ना, सिंगल इधर से उधर जाता है तो उसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों यहाँ पे चेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, बिछड़ करके और नया कंपाउंड बना देता है, इसके कारण क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। सही उत्तर क्या होगा आपका, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया 53 नंबर में। 53 नंबर आपके सामने क्या कह रहा है, बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे फल पकाने के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, फल पकाने के लिए बोला गया है। तो देखिए फल पकाने के लिए जो है हम लोग दो तरीके से फल को पकाते हैं ना, दो तरीके से पकाते हैं। पहला पकाते हैं प्राकृतिक रूप से, किससे पकाते हैं, प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल तरीके से, है ना, प्राकृतिक रूप से पकाते हैं। एक होता है कृत्रिम रूप से, किससे पकाते हैं, कृत्रिम तरीके से, है ना, कृत्रिम तरीके से पकता है। और कृत्रिम प्राकृतिक तरीके से जब पकता है उसको कहते हैं एथिलीन, क्या कहते हैं उसको, एथिलीन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एथिलीन कहते हैं। और एक जो कृत्रिम तरीके से पकता है उसको कहते हैं एसिटिलीन, क्या कहते हैं, एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन जो है यानी कार्बाइड, एसिटिलीन कह सकते हैं या कार्बाइड कहते हैं उसको, कार्बाइड, है ना, कार्बाइड से भी पकता है, कार्बाइड, है ना, एसिटिलीन गैस से है, यहाँ पे प्रकार का इसका यूज करते हैं। ठीक है, एसिटिलीन का भी यूज करते हैं। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है C2H2 होता है और एथिलीन का जो होता है C2H4 होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से बोला जाएगा तो एथिलीन और कृत्रिम रूप से बोला जाएगा तो एसिटिलीन या कार्बाइड, एसिटिलीन या कार्बाइड। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला गया फल पकाने के लिए, तो फल पकाने के लिए आपका कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे एथिलीन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये एथिलीन दिया हुआ है, एथिलीन, है ना, ये एथिलीन दिया हुआ है जो प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है ना। जो हम लोग पपीता वगैरह जो पकता है, आम वगैरह जो खुद पकता है, उसमें कौन सा गैस निकलता है, एथिलीन गैस से के कारण वो पकता है। ठीक है, एथिलीन गैस के कारण पकता है। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या होगा, बी इसका जो होगा, B4 B8 इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे बोला गया दोस्तों जल का क्वथनांक, क्या बोला गया है, जल का क्वथनांक। ठीक है, अब देखिए जल का क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक के बारे में कई बार हम बता चुके हैं। क्वथनांक और हिमांक दोनों अलग अलग चीज होता है। ठीक है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो बॉयल होता है, यानी पानी खौलता है ना, पानी खौलता है। ठीक है, तो बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब होता है खोलना, क्या होता है, खोलना। ठीक है, खोलना होता है, खोलना, है ना। और जो आता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग जो होता है उसको कहते हैं जमना, क्या कहते हैं, जमना। ठीक है, और खोलने वाला जब शुरू होता है तो आपका कितना डिग्री पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जमने वाला जो काम होता है वो आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको केल्विन पर चेंज किया जाए, केल्विन पर, तो क्या होगा, 373, कितना होगा, 373 केल्विन, यानी 100 प्लस 273, 100 प्लस क्या होगा, 273 हो जाता है। और अगर इसको कहा जाए 273 केल्विन, क्या होगा, 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात को हमको समझना था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो खोलने वाला को खोलता है तो उसको कहते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन होता है। ठीक है, जब फ्रीजिंग की बात किया जाता है, जमनांक की बात किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और 273 केल्विन रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बोला गया जल का क्वथनांक, क्वथनांक बोला गया सीधा सीधी ये होगा, नहीं तो यहाँ पे 373 जो है केल्विन, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका सही होता है। ठीक है, सही उत्तर आपको मिल गया होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, B4 B8 इसका जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका B4 B8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटकर, विटकर के बारे में बोला गया है, विटकर के बारे में। तो विटकर के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि विटकर जो है क्या है, ये एक ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने 5 प्रकार के, है ना, 5 प्रकार के किंगडम के बारे में बताया था। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के बताया था। इन्होंने कब बताया था, जिन्होंने बताया था 1969 में। कब बताया था, 1969 में इन्होंने बताया था कि 5 प्रकार के किंगडम होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते कौन कौन है, तो पहला होता है मोनेरा, क्या होता है, मोनेरा, है ना। फिर होता है प्रोटिस्टा, क्या होता है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फिर क्या होता है कवक, क्या होता है कवक, जिसको बोलते हैं फंगी। पांचवा, चौथा जो होता है वो आपका जंतु, है ना, जंतु होता है। और पांचवा जो होता है वो आपका पादप होता है, पादप। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका 5 जो होता है वो इसका उपयोग किया जाता है ना, यही उपयोग करके वो वर्गीकरण करने का काम किया है। ठीक है, अब देखिए मोनेरा जो होता है वो आपका एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा, एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय होता है। ये भी आपका जो होता है एक कोशिकीय होता है, ये भी आपका एक कोशिकीय होता है। बाकी जो तीनों जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है, ये बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, ये सब याद रखने वाली बात है। ठीक है,
तो सिर्फ पूछा गया था आपको कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करना भूलेंगे नहीं, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोला गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका, टीका संयोजित टीका मतलब होता है क्या, एक साथ 2-3 टीका को जब लगाया जाता है उसको कहते हैं संयोजित टीका। ठीक है, यानी कोई भी बीमारी अगर से बचना चाहते हैं तो टीकाकरण जरूरी होता है। देखते होंगे बचपन में पोलियो का टीका हो, तरह तरह का टीकाकरण होते रहता है। ठीक है, हम लोग के भारत में। ठीक है, तो टीकाकरण जो होना भी जरूरी है ना, तो उसी प्रकार जो इससे जो है संयोजित टीका की बात किया जाता है, यानी एक साथ 2-3 टीका की बात किया गया था, जो बच्चों को डिप्थीरिया यानी डी, काली खांसी यानी पी, पर्ट्यूसिस, और आपका टेटनस से टी, है ना, डीपीटी क्या बोलते हैं, कौन सा टीका आ गया आपका। ठीक है, तो देखिए डिप्थीरिया से आ गया आपका डी, पी से यानी काली खांसी को कहते हैं पी, और टी से हो गया टेटनस। ये 3 को जो है डीपीटी का टीका कहां लगाया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है ना, जिससे हमको क्या हो, बच्चों का देखते होंगे टेटनस। टेटनस क्या होता है कि बच्चे जो है कभी खेलते कूदते जो है कहीं चोट लग गया, है ना, कहीं कट गए, हल्का सा, बच्चा को पता नहीं रहता है, इसके कारण क्या होता है, बच्चे को टेटनस का सुई दे दिया जाता है ना, हर अंतराल पे, ताकि बच्चा क्या हो, सुरक्षित हो, उसे कोई भी दिक्कत ना हो। खेलते कूदते रहता है बच्चा, कहीं चोट लग गया लोहा से, है ना, कट गया, थोड़ा सा पता भी नहीं चल पाया बच्चा को, इसी कारण क्या होता है, बच्चे को डीपीटी का जो सुई होता है वो लगा दिया जाता है ना, डीपीटी का सुई लगा दिया जाता है, ताकि 3 चीजों से वो बच सके। किससे किससे, डिप्थीरिया से, काली खांसी से और टेटनस से। ये तीनों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीपीटी का टीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, डीपीटी का टीका लगाना पड़ेगा। अब देखिए बीसीजी, है ना, बीसीजी का भी यहाँ पे होता है बीसीजी। अब बीसीजी का टीका देखिए क्या होता है ना, बीसीजी का टीका भी लगाया था, आपका बीसीजी का भी टीका होता है ना, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए होता है। टीबी का भी टीका होता है ना, टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का भी टीका होता है। ठीक है, टीबी का टीका ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो होता है आपका बीसीजी के लिए, बीसीजी के लिए जो होता है टीबी, टीबी समझते हैं ना, टीबी, है ना, टीबी जो होता है वो टीबी से बचने के लिए, है ना, ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए बीसीजी का टीका को लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका ए जो है, ए फॉर एप्पल जो है, इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया ओजोन परत में, ओजोन परत में, ओजोन परत के बारे में हमको कई बार बता चुके हैं कि ओजोन परत जो है ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होता है क्या, लेयर पतला हो रहा है ना, लेयर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतले क्षरण की ओर चल रहा है ना, यानी कभी भी लेयर क्या हो सकता है, धीरे धीरे पतला हो रहा है, यानी कभी भी खत्म हो सकता है। और आपको पता है कि ओजोन लेयर जब पतला हो रहा है तो हमारे जब शरीर पर पराबैंगनी किरणें जब पड़ेगी तो स्थिति क्या होगा, है ना, बहुत भयावह स्थिति आएगा, है ना, टेम्परेचर इतना हो जाएगा जो आदमी को, है ना, रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना, सहना मुश्किल हो जाएगा। देख रहे होंगे गर्मी के दिनों में कैसे होता है ना, गर्मी के दिनों में भी इसका असर दिखता है आपको, जब टेम्परेचर जैसे 40-45 क्रॉस करता है ना, समस्या शुरू हो जाती है। सोचिए अगर पृथ्वी से अगर डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें अगर आएगी तो हमारे शरीर पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, 100-150 डिग्री, 300 डिग्री, 500 डिग्री तक से ऊपर से भी, वहां से भी ऊपर हो जाएगा, आदमी क्या होगा, पिघल जाएगा, आदमी क्या होगा, पिघल जाएगा। इसीलिए जो है ओजोन लेयर को बचाना क्या है, बहुत जरूरी है ना, ओजोन लेयर को बचाना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी होता है, पृथ्वी होता है, उसके ऊपर क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसके ऊपर जब जैसे जाते हैं हम लोग क्या होता है, ये है ना, ये आपका होता है कौन, समताप मंडल, क्या होता है, समताप, समताप मंडल, यहीं पे आपका होता है ओजोन लेयर। क्या होता है, ये ओजोन लेयर होता है जो आपका यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है वो आती है और यहाँ पे बचाने का काम करता है, यहाँ पे लेयर जो है रोकने का काम करता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन लेयर को जो है पतला कर रहा है ना, ये ओजोन लेयर को जो है क्षरण कर रहा है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहां से है, तो एसी से। कहां से निकलता है, एसी से और फ्रिज से, है ना, एसी और फ्रिज से निकलता है। ठीक है, तो ये सब जगह से जो निकलता है उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिए बोला गया है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। अब बताइए प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण आपने सुना होगा, पर्यावरण के बारे में जानता भी होगा, पर्यावरण में रहते भी हैं, है ना, पर्यावरण की चीजों को यूज भी करते हैं। तो पर्यावरण जो होता है उसमें 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, किससे, जैविक और अजैविक, है ना। जैविक उसको कहते हैं जो क्या हो, सड़ गल सकता हो, है ना। अजैविक किसको कहते हैं, जो सड़ गल नहीं सकता हो, है ना। या फिर एक प्रकार का जीवीय बोल सकते हैं, जीवीय भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर जान होता है, और जिसके अंदर जान नहीं होता है ना, जीवीय भी होता है। ठीक है, देखिए
एक होता है जीवीए, है ना, जीवीए, एक होता है अजीवीय, है ना, अजीवीय, अजीवीय, है ना, अजीवीय होता है। ठीक है, देखिए अजीवीय में होता है क्या, इसमें आपका मनुष्य आ गया, है ना, जानवर आ गया, इसमें जो आ गया। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका, है ना, इसमें बहुत सारा चीज आता है, जैसे आपका पत्थर हो गया, है ना, सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, सब इसमें जो है अजीवीय में आ गया। ठीक है, तो ये मेनली रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अजीवीय, है ना, एक होता है जीवीय, एक होता है अजीवीय, दो प्रकार से मेनली रूप से होता है। दोनों का दोनों क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका सी, इसका जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है लंबे समय तक जो है दोस्तों लोगों के बीच ये चल सके, है ना, और ताकि आपका भी मदद कर सके, है ना। ये वीडियो जो है आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा जब आप बुक का सोल्यूशन करेंगे, है ना, जब बुक का सोल्यूशन करेंगे और कुछ कुछ सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इस वीडियो को याद करेंगे, ये वीडियो आपके लिए क्या होगा, हाजिर होगा, है ना, ये वीडियो जो है बिल्कुल हाजिर होगा यूट्यूब पे, आप जाकर के वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, निम्नलिखित में से, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष, है ना, पुरुष स्त्रीकरण, है ना, स्त्रीकरण के लिए एक विधि में, है ना, स्त्रीकरण यानी स्त्रीकरण का मतलब हो गया क्या, स्त्रीकरण का मतलब हो गया क्या, पुरुष नसबंदी, है ना, नसबंदी, है ना, पुरुष नसबंदी की एक विधि, यहाँ पे नसबंदी होना चाहिए, स्त्रीकरण गलत लिखा हुआ है, क्या होना, नसबंदी, है ना, नसबंदी, क्या होता है ये, नसबंदी, नसबंदी समझते हैं, नसबंदी, हाँ, पुरुष नसबंदी की एक विधि है। ठीक है, अब देखिए विधि क्या होता है ना, विधि क्या होता है उसके बारे में। तो पुरुष अगर नसबंदी करवाना चाहता है तो उसमें प्रक्रिया होता है ना, उसकी प्रक्रिया एक होती है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया होती है। महिलाओं में 2-3 प्रक्रिया होती है नसबंदी का, लेकिन पुरुष में एक होता है। क्या, देखिए जब पुरुष नसबंदी की बात किया जाए, पुरुष नसबंदी की बात किया जाए, है ना, तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है, देखिए पुरुष अगर नसबंदी कराना चाहता है और यहाँ पे जो है महिला कराना चाहती है, तो पुरुष की जो नसबंदी होता है उसमें उसको कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या कहते हैं उसको, वेसेक्टोमी, है ना, वेसेक्टोमी कहते हैं, वेसेक्टोमी, है ना, इसको वेसेक्टोमी कहते हैं। और जो महिला में होती है इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, है ना, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, यानी ट्यूब। आप देखते होंगे महिलाओं में जो होता है ना, ट्यूब होता है, फिलोपियन ट्यूब, है ना, ट्यूब होता है, ट्यूब को क्या करता है, वो काट दिया जाता है ना, महिला में जो होता है वो ट्यूब को काट दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो उनके ओवम तक नहीं पहुंच पाता है। जब ओवम तक नहीं पहुंच पाता तो बच्चा होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, है ना, ट्यूब को काट देना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। और इसमें वेसेक, है ना, वेसेक जो होता है, जैसे जो आपका पुरुष का जो नसबंदी का जो तरीका होता है वो आपका स्पर्म, है ना, एक होता है स्पर्म, एक होता है सीमेन, एक होता है स्पर्म, एक सीमेन। सीमेन को स्पर्म तक मिलने नहीं दिया जाता है ना, सीमेन को स्पर्म में मिलने नहीं दिया जाता, शुक्राणु को कभी भी वीर्य में मिलने नहीं दिया जाता, जिसके कारण क्या होता है, ये पूरा कारगर साबित नहीं होता, ये कभी भी बच्चा पैदा करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, तो इसका क्या होगा, वेसेक्टोमी का जो है सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गोलियां और कॉपर, ये दो तरीका होता है गर्भ निरोधक की, है ना, कभी भी गर्भ ना हो इसके लिए क्या होता है, ये दो प्रक्रिया होती है, महिलाओं के लिए यूज होता है। ठीक है, ये दोनों महिलाओं के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये ए, इसका जो है राइट उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला क्या है, क्या 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अब बताइए 20 मीटर की प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर ये जाएगा तो सबसे पहला प्रारंभिक होगा, और प्रारंभिक जो चाल होता है उसको क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो यू हमारा क्या हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड हो गया ना, ये न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल जो है आपका पूरा किससे है ना, गति से, है ना, गति से। आप जब गति का नियम पढ़ते होंगे तो गति के नियम में ये आपका आता होगा, है ना, ये गति के नियम में आता है। गति में हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है ना। कौन सा फॉर्मूला, देखिए v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर u प्लस ए टी। इसी फॉर्मूला से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना, v बराबर u प्लस ए टी, इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो v हमको तो u तो मिल गया, क्या मिल गया, u तो मिल गया हमको, पहला गति को u कहते हैं, है ना। अब देखिए बोला गया है क्या, त्वरण, त्वरण का यानी ए क्या दिया हुआ है हमारा दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हमारा सामने दे दिया है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड भी दे दिया है। और आपका टाइम, है ना, टाइम क्या दिया हुआ है, 2 सेकंड। क्या दिया हुआ है, 2 सेकंड आपका टाइम दे दिया है। अब देखिए 2 सेकंड जब टाइम दे दिया है तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, भी निकालना है। अब इसकी जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, ए की जगह पे क्या रखेंगे, यू की जगह पे 20 रखेंगे, है ना। और आपका ए की जगह पे क्या रखेंगे, 4, और टी की जगह पे जो है 4, टी की जगह पे क्या रखेंगे, 2, टी की जगह पर 2 रखेंगे। अब देखिए भी बराबर जो है हमारा 20
और प्लस ये 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा है ना, 28। और 28 जो है ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी, ये भी तो एक प्रकार का क्या है, वेग ही है ना। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे आंसर इसका आ गया क्या, 28 मीटर पर सेकंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका क्या होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं है ना, तो आपके अंदर जो है एक नया सोच आता होगा कि इसको सोल्यूशन को कैसे करना है, बहुत आराम तरीके से बनाना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है कि क्या आ गया, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, नहीं, न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है और बहुत आसान तरीका से हम बताने का प्रयास भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत आसान तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल जो है 3-4 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका क्या, वर्क पावर एनर्जी है ना, वर्क पावर एनर्जी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वर्क पावर एनर्जी से पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका आता है या नहीं ना, ये आपका न्यूटन्स लॉ में है ना, न्यूटन्स लॉ यानी गति के नियम में, गति के नियम से क्वेश्चंस कहीं कहीं पूछे जाते हैं। सेकंड तीसरा जो चैप्टर आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक से क्वेश्चंस जो है भर भर के पूछे जाते हैं। ये 3 चैप्टर जो होते हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बोल रहा है क्या, किसी वस्तु का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान यानी मास, सीधा सीधे बोलेंगे क्या, इसको मास कहेंगे। अब बोला गया किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, क्या है 20 केजी है, कितना है 20 केजी, या भार बताइए है ना, किस कौन सा भार के बराबर है। तो भार बराबर पता है W है ना, W यानी भार हो गया। अब भार बराबर क्या होता है, mg, क्या होता है mg होता है, भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg है ना, ये हो गया भार और m हो गया मास और g से हो गया गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब देखिए, अब m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 और g का वैल्यू जो हमको पता नहीं है, तो g का वैल्यू हम क्या लेंगे, g का वैल्यू होता है ना, g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना ये। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज हमको बोलेंगे क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे है ना, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 196, और यहाँ पे भार का क्या होता है, न्यूटन होता है भार का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे न्यूटन। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 196 न्यूटन राइट उत्तर हो जाएगा, जो आपका कहां पर है, B4 B.Ed में इसका सही उत्तर आपका B4 B.Ed हो जाएगा। ठीक है, B4 B.Ed जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो है एक बार लाइक भी कर देंगे, ताकि क्या हो, आपका भी कंटिन्यूअस चलता रहे है ना, आपका भी कंटिन्यूअस चलता रहे और आपको ये वीडियो लगातार नोटिफिकेशन भी देता रहे है ना। चलिए, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन कब पहुंचाएगा, जब आप इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार बेल आइकन को भी दबा देंगे। देखिए, बोला गया किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, कितना है 10 न्यूटन है, और जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से डुबाया जाता है तब उसका वजन जो है 8 न्यूटन हो जाता है, कितना होता है 8 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि कभी भी पानी में कोई वस्तु को फेंकते हैं ना, पानी में कोई वस्तु को फेंकते हैं, पानी में अगर कोई वस्तु को फेंकते हैं, पानी में कोई वस्तु को अगर फेंकते हैं ना, पानी में अगर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो जितना, देखिए यहाँ पे सपोज फुटबॉल को फेंक दिए, ठीक है, तो फुटबॉल जब डूबा तो उसका क्या हो गया, कुछ तो आभासी जो वजन होगा कुछ तो कम होगा, आभासी वजन कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। हाँ, जब आभासी वजन जो है, वेट जो है कुछ कम होगा, तो कितना कम होगा, जितना ये पानी विस्थापित किया, जितना ये पानी को विस्थापित किया उतना ही कम होगा। कितना कम होगा, जितना वो पानी को विस्थापित कर पाया, जितना वो पानी को इधर उधर कर पाया उतना ही उसका वजन कम होगा। ठीक है, यही बात को हमको समझना था कि ये पानी को कितना विस्थापित करता है, तो जितना ये डूबा हुआ होता है, जितना ये स्पर्श करता है, जितना ये पानी में डूबता है, उतना ही वजन का पानी को क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है, चेंज भी करता है। ठीक है, अब बोला कि उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा। अब बताइए, 8 न्यूटन का जो है उसमें क्या हो, फोर्स लगाया था, और 10 न्यूटन का और 8 न्यूटन का जो है उसमें क्या हो गया, पानी है ही है, तो रिप्लेस कितना किया, जो आपका जो चेंजिंग हुआ वो चेंजिंग आपका कितना हो पाया, तो सीधा सीधी क्या करेंगे, 10 न्यूटन का तो उसमें क्या किया, 10 न्यूटन का तो उसमें है ना, और 8 न्यूटन का जो है सेम रह गया, 8 न्यूटन का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो सीधा सीधे क्या बचेगा, 2 न्यूटन जो है सीधा सीधी इसमें रिप्लेस किया। क्या हुआ, वस्तु द्वारा जो हटाया गया वजन था, वस्तु के द्वारा हटाया गया जो वजन था, यानी 10 न्यूटन का उसका तो पूरा रखा हुआ तक ये है ना, 8 न्यूटन का उसका फुटबॉल था, जो भी सामान रखेंगे वस्तु को है ना, और वस्तु जो रिप्लेस है ना, वस्तु जो हटा पाया द्रव को जो रिप्लेस कर पाया
कितना रिप्लेस कर पाया, 2 न्यूटन को रिप्लेस कर पाया। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसका, डी इसका जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि मनुष्यों में, है ना, ये क्वेश्चन को करा चुके, बहुत आसान क्वेश्चन है। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता, तो यहाँ पे 2 तरह का होता है ना, एक होता है क्या, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक को क्या कहते हैं, अपश्रव्य, है ना, अपश्रव्य कहते हैं, अपश्रव्य, अपश्रव्य, है ना, अपश्रव्य, है ना, अपश्रव्य कहते हैं। ये जो होता है आपका क्या होता है, 0 हर्ट्ज से लेकर के 0 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक, है ना, 20 हर्ट्ज तक होता है ये आपको पता है, अपश्रव्य होता है। ठीक है, एक होता है क्या, ऑडिबल, ऑडिबल मतलब होता है जो सुनने योग्य रहता है ना, ओडिएबल, है ना, ओडियोबल, ओडिएबल जो होता है वो आपको कहते हैं श्रव्य, क्या कहते हैं उसको, श्रव्य कहते हैं। और वो जो होता है आपका 20 हर्ट्ज से, कितना, 20 हर्ट्ज से जो होता है 20 किलो हर्ट्ज, कितना होता है, 20 किलो हर्ट्ज कहिए या फिर 20,000 हर्ट्ज कहिए, है ना, 20,000 हर्ट्ज कहिए, ये होता है। ठीक है, एक होता है क्या, अल्ट्रासोनिक, क्या होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक लिख दिया ना, एक होता है अल्ट्रासोनिक, क्या होता है, अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक, है ना। वो अल्ट्रासोनिक क्या होता है, इसको कहते हैं प्राश्रव्य, क्या कहते हैं हिंदी में, प्राश्रव्य, प्राश्रव्य, है ना, प्राश्रव्य कहते हैं। प्राश्रव्य जो होता है वो आपका क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से जो होता है प्लस होता है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, प्राश्रव्य कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, लगभग 20,000 से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक क्या करते हैं हम लोग, सुनने का प्रयास करते हैं मनुष्यों में। सी का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कितने भागों में ये बांटा गया। ठीक है, देखिए आपको बोला कि उत्पत्ति के आधार पर, जब उत्पत्ति हो रही थी पृथ्वी तो कितने भागों में ये बांटा गया था। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया था बताइए, है ना, कितने भागों में बांटा गया था। देखो होता था जैविक, क्या होता था, जैव, है ना, जैव होता है, जैव पता है, जैव, है ना, एक होता है अजैव, क्या होता है ये, एक होता है अजैव। ठीक है, ये 2 तरीके से बांटा गया था। ठीक है, जैव उसको कहते हैं, जैव उसको कहते हैं जो पूरा जैविक हो, क्या हो, पूरा का पूरा जैविक हो, उसको क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं, यानी बायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बायोटिक कहते हैं, बायोटिक, है ना, बायोटिक कहते हैं, इसको कहते हैं एबियोटिक, एबियोटिक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एबियोटिक कहते हैं, एगो बायोटिक कहते हैं, एगो एबियोटिक कहते हैं। ठीक है, ये 2 तरह का होता है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 तरीके से बांटा गया। ठीक है, आगे चलिए। देखिए बोला गया पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है, ये आपको कई बार बता चुके हैं नाइट्रोजन के बारे में, है ना। उसके बाद आपका होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, 21% होता है। फिर आपका क्या होता है, आपके जो होता है ऑर्गन होता है, क्या होता है ये ऑर्गन, ऑर्गन जो होता है वो 0.93% होता है। फिर होता है CO2, CO2 जो होता है 0.03 से लेकर के 0.04% तक होता है। लेकिन ये परसेंट में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये परसेंट में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है भिन्न में। कितना में दिया है, ये दिया आपका भिन्न में। और जब भिन्न में देते हैं तो हमारा क्या होगा, सीधा सीधी किसका पूछा है, नाइट्रोजन का। क्या पूछा है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हमारा कितना होगा, परसेंटेज में नहीं, भिन्न में। क्या दिया हुआ, ये भिन्न में दिया हुआ है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका सही उत्तर होगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगर आप लोग को इस सब आंसर जितना भी आपको आंसर है ना, अगर आप लोग इसका वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, एक बार लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, अगर आप लोग सेट्स लगाते हैं तो सेट्स में भी बताएंगे कि सर इस सेट में अगर हम लगाए हैं बुक में तो कितना नंबर मेरा आ रहा है। ठीक है, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मेरा तैयारी कितना है। ठीक है, अगर कोई समस्या आता है तो फिर वीडियो देखिए, है ना, वीडियो में सारा अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पृथ्वी सम्मेलन। बाप रे बाप, कितना बार ये क्वेश्चन को करा चुके हैं, 4-5 बार तो हो गया, है ना। पृथ्वी बोला गया, पृथ्वी सम्मेलन, क्या बोला गया, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो पृथ्वी सम्मेलन देखिए ये बोला गया है कि कहाँ हुआ था, है ना, पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, 1992 में प्रथम हुआ था, 1992 में ये प्रथम हुआ था। ठीक है, प्रथम याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर वाला भी बता देते हैं। सेकंड नंबर जो हुआ था, द्वितीय, क्या हुआ था, द्वितीय जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1997 में हुआ था ये, है ना। ये जो आपका यूएसए में हुआ था, है ना, ये यूएसए में हुआ था। ठीक है, ये आपका हुआ था ब्राजील में। कहाँ हुआ था ये, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ये हुआ आपका था यूएसए में, ये आपका यूएसए में हुआ था। कहाँ पे, ये आपका यूएसए में हुआ था न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ये सब चीज याद रखना है।
2002 में भी हुआ था। कहाँ हुआ था? 2002 में 3 नंबर का हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका इसका जो है अभी फिलहाल ए, इसका याद रखिए, ए है ना, ये याद रखिए। बता दिए कमेंट में, आपको जरूर बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आपका भी तैयारी क्या हो, बेहतर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया तापीय ऊर्जा है ना, तापीय ऊर्जा के बारे में बोला गया है। तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का? अब बताइए तापीय, तापीय का मतलब बोला है, तो तापीय का मतलब क्या हो गया? ताप है ना, ताप मतलब थर्मल है ना, थर्मल, थर्मल का मतलब हो गया जब पानी खोलेगा तो थर्मल के रूप में बदलेगा, किसमें बदलेगा? ताप के रूप में बदलेगा। और ताप कैसे होता है? तो आपको पता है कोयला है ना, कोयला, कोयला को देखते हैं क्या किया जाता है, पूरा एकदम जो है कोयला को जो है भट्टी में डाल करके और पूरा जो है थर्म जो है थर्मल पावर को है ना जनरेट किया जाता है, यानी तापीय ऊर्जा को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तापीय ऊर्जा को है ना, तापीय ऊर्जा को जो है बनाया जाता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा को बढ़ाया जाता है और तापीय ऊर्जा से टरबाइन को घुमाया जाता है। इस ऊर्जा से है ना, ये भी एक प्रकार का एनर्जी है। इस एनर्जी को क्या करते हैं? टरबाइन, टरबाइन समझते हैं? टरबाइन को है ना, टरबाइन को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है ना, टरबाइन को घुमाया जाता है। और जब टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो घुमा करके क्या करते हैं? बिजली को पैदा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बिजली पैदा करते हैं ना, बिजली को, वही बिजली हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, वही बिजली यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, बिजली को जब यूज करते हैं तो हम लोग बिजली को बचाते नहीं है ना, बिजली जल रहा है वैसे। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, ये बिजली बनाने में बहुत समस्या होती है ना, बहुत मेहनत लगता है। पहले कोयला को तापीय ऊर्जा में बदला जाता है, फिर तापीय ऊर्जा से टरबाइन को घुमाया जाता है और उसके बाद जो है बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस से जो है बिजली गुजरता है, बिजली बनता है। तो हमारा सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? बी इसका जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, कमेंट भी आप लोग साथ ही साथ करते रहेंगे तब ना पता चलेगा। हाँ, कमेंट भी करते रहेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत का है ना, विद्युत का वाणिज्यिक इकाई बोला। वाणिज्यिक इकाई का मतलब क्या होता है? जो वाणिज्य में हम लोग यूज करते हैं, कॉमर्शियल में यूज करते हैं ना। ऐसा ही हम लोग वाट में बोलते हैं, वाट में ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वाट में हम लोग यूज नहीं करते, यूनिट में यूज करते हैं। किसमें यूनिट करते हैं? नहीं बोलते हैं कि कितना यूनिट बिजली खपत हुआ, तो बोलते हैं 5 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 100 यूनिट, 500 यूनिट, ऐसे बोलते हैं। अगर आप बिजली का पैसा देते हैं तो आप यूनिट के हिसाब से देते हैं, जितना यूनिट आपका बिजली खपत होता है उसके अनुसार आप पैसा देते हैं। यानी कॉमर्शियल में भी किसका यूज होता है? कॉमर्शियल में भी किसका यूज होता है? यूनिट का। किसका यूज होता है? यूनिट है ना, यूनिट का यूज होता है। ठीक है, यूनिट का यूज होता है। अब देखिए एक यूनिट में होता कितना है? एक यूनिट में है ना, एक यूनिट में 1000 वाट कितना होता है? 1000 वाट होता है, याद रखिएगा है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, 1000 वाट होता है एक यूनिट में। ठीक है, अब देखिए एक यूनिट में यहाँ पे 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है, लेकिन 1 किलोवाट है ना, यहाँ पे 1 किलोवाट दिया हुआ है। 1 किलोवाट बराबर कैसे निकालते हैं? ठीक है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, इसको जान लीजिए। ठीक है, ये सब जो है क्वेश्चन हम कोई कराता नहीं है, हम आपको बहुत डिटेल से करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा 1 किलो के बराबर क्या होता है? 1000, कितना होता है? 1000 होता है। ये आवर दिया हुआ है, आवर को क्या करेंगे? 3600 सेकंड होता है ना, आवर बराबर, एक आवर बराबर कितना होता है? 3600 सेकंड। जब इसको हम लोग ऐसे चेंज करेंगे तो क्या होगा? 3.6 है ना, गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना 1 किलोवाट बराबर इतना जूल होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो सीधा सीधा आप बना करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए शक्ति का मात्रा वाट होता है, ये भी आपको मिल गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया 69 में है ना, बोला गया चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए और बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताइए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए कभी भी जब बिजली तैयार, मतलब बिजली जो होता है सर्किट होता है वो पूरा क्लोज सर्किट होगा है ना। जब बिजली तभी आपका फैलेगा जब क्लोज सर्किट होगा। अब क्लोज सर्किट नहीं होगा तो बिजली आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा ही नहीं। अब बोलेंगे एगो तार यहाँ पे जोड़ देंगे, बोलेंगे बिजली जा रहा है, नहीं। कभी भी क्लोज सर्किट होगा, स्विच के माध्यम से गुजारेंगे तब क्या होगा? तब ये बिजली पहुंचता है। क्लोज सर्किट होना चाहिए ना, पूरा क्लोज सर्किट होना चाहिए, ओपन सर्किट नहीं। ओपन सर्किट होगा तो बिजली नहीं पहुंचेगा है ना। ओपन सर्किट में बिजली, अगर आपको यहाँ पे बल्ब जलाना है, अगर आपको यहाँ पे बल्ब जलाना है तो बल्ब जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तार लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से तार लाना पड़ेगा, दोनों तार को क्या करना पड़ेगा? वो लाइन से जोड़ना पड़ेगा, तब ना बिजली जलेगा। हाँ, तो क्लोज सरफेस चाहिए। ठीक है, क्लोज सर्किट चाहिए। देखिए ये आपका क्लोज सर्किट है ना। देखिए ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है आपका क्या है? श्रेणी में है। क्या है ये? श्रेणी में। देखिए श्रेणी में है ये,
ठीक है, श्रेणी में है, ठीक है, श्रेणी में। लेकिन यहाँ पे देखिए कट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। तो ये भी आपका क्या श्रेणी में है और ये भी आपका श्रेणी में है। तो जब श्रेणी में रहता है ना, जब ये श्रेणी में रहता है तो श्रेणी में कैसा जुटता है, देखिए एक होता है श्रेणी में, एक होता है समांतर में, है ना, समांतर में। तो श्रेणी में जब रहता है श्रेणी वाला, ठीक है, श्रेणी वाला, श्रेणी जो रहता है वो आपका क्या होता है 3 ओम, है ना, 3 ओम सिंपल से, और 3 ओम इधर वाला सिंपल से, है ना, 3 ओम। देखिए 3 ओम ई वाला हो गया और 3 ओम इधर वाला हो गया, दोनों जब जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, है ना। ये श्रेणी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, श्रेणी की। लेकिन ये अगर पैरेलल की बात किया जाए, किसका, पैरेलल का, ठीक है, ये आपका हो गया 6 ओम, है ना। उसके बाद बोला गया समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब हो गया ये पूरा निकालना, किसका निकालना, पूरा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, है ना, ये आपका हो गया क्या, श्रेणी क्रम में। किसके क्रम में, ये कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में, है ना, ये श्रेणी क्रम में है। अब देखिए ये जो है पैरेलल क्रम में, ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब जब पैरेलल में है, ये किसमें है, पैरेलल, पैरेलल में है, किसमें है ये, पैरेलल यानी ये समांतर, समांतर श्रेणी में, किसमें है ये, समांतर में, है ना, ये समांतर में। अब ये समांतर में है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपका ये श्रेणी वाला लाया है ना 6 ओम, देखिए यहाँ लिखेंगे क्या 1/6, और ये जो आपका जो श्रेणी क्रम है ये आपका समांतर क्रम में निकालने का ये फॉर्मूला है, समांतर क्रम में ये निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। श्रेणी क्रम का वो है और ये समांतर क्रम का है। अब एक आपका देखिए दिया हुआ ये आपका 3 ओम, क्या दिया हुआ ये 3 ओम, ठीक है। तो 1/3 क्या लिखेंगे, ये 1/3 लिखेंगे। अब जब इसको करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 1, यहाँ पे लिखेंगे तो 2, है ना। अब कितना, यहाँ पे 3/6 आ जाएगा, जिसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। तो ये R/R इक्विवेलेंट है ना, ये R बराबर R इक्विवेलेंट होता है। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा, ये R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका जो है 2 ओम जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 ओम इसका जो कितना होगा, 2 ओम इसका जो है बिल्कुल ए, इसका जो है सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए बोला कि दाढ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं, दाढ़ी उड़ी बनाते हैं हम लोग, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं ना। ENT के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि ENT टॉर्च में, है ना, ये सब जगह पे, हेडलाइट में, सब जगह पे क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण। किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, है ना। और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, साइड मिरर में। कहाँ यूज करते हैं, साइड मिरर, साइड मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, है ना, नॉर्मल फेस देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण का सीधा सीधे आप समझ गए, आ गया ना, हेडलाइट में भी इसका यूज करते हैं, हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए, इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके 20 क्वेश्चंस आज पूरा हो गए, और 20 क्वेश्चंस में आपका कितना मार्क्स आ रहा है एक बार जो है कमेंट करके आप लोग जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका भी तैयारी बढ़िया हो सके, है ना, और हमको भी ये पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया है ना। और देखिए अब इस तैयारी में आपको 4 चांद लगाने के लिए, है ना, यूनिक पब्लिकेशन का टेस्ट पास सीरीज आया हुआ है ना। यूनिक का जो है टेस्ट पास का एक लाया हुआ है सेट, है ना, उसमें 5000 टेस्ट जो है इसमें मौजूद है। कितना टेस्ट है, 5000 टेस्ट। सोचिए 5000 टेस्ट आपको अगर PYQ अगर लगा लेते हैं तो कोई भी एग्जाम्स आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है, 5000 टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। अगर इसमें कोई समस्या आती है, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोई समस्या आ रहा है ना, ये आपका ऐप का नाम हो गया यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप। ये आप एप्लीकेशन से जो है प्ले स्टोर के एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, है ना। अगर कोई समस्या आती है ऐप के माध्यम से तो हेल्पलाइन नंबर जो है ये आपका इसमें जारी किया हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, या फिर अगर और कोई समस्या आ रही होगी तो ये व्हाट्सएप में भी क्या कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम के बारे में भी जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जो है सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई को जो है जी जान तरीके से मजबूत कीजिए ताकि आपका आने वाला कल क्या हो, बेहतर हो। थैंक यू।